स्वागत हो के सामने होते पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे दोस्तों। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीजेपी के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र और युवाओं के मामले को लेकर चिराग की पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जहां पर राहुल गांधी से झारखंड के छात्रों के आंदोलन खत्म होने को लेकर पूछा गया सवाल, तो राहुल की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। वहीं पर दिल्ली और झारखंड के बाद अब बिहार की तरफ बढ़ रहा है छात्रों का आंदोलन। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की चिराग पासवान चाहे जो कोशिश कर ले युवाओं के बीच में जगह नहीं बना पाएंगे, या तो भाजपा के साथ रहेंगे या युवाओं के दिल में रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं चल सकता। या तो बीजेपी के खिलाफ बोलना पड़ेगा तभी युवा समर्थन करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट तब जहां पर एक दिन पहले राहुल गांधी के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी जाती है दोस्तों, और शाम को मुख्यमंत्री के द्वारा ऐलान कर दिया जाता है कि उन्होंने जितने भी छात्रों के मामले थे उन सबको मान लिया गया है। यानी इतनी भी मांगे थी, चाहे परीक्षा रद्द करने का मामला हो, 2014 से लेकर अब तक जांच कराने का मामला हो, सारी बातें मान ली गई है, मोहर लगा दिया गया है। और इसके बाद राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लगने लगे दोस्तों। ऐसे में अब बिहार को लेकर बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चिट्ठी लिखते हुए राहुल गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान दोस्तों। चिराग पासवान ने बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि बिहार के अंदर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं युवाओं के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए सहायक प्राध्यापक नियुक्ति हेतु प्रस्तावित नियमावली 2026 के संबंध में अलग अलग अभ्यर्थियों एवं छात्र हित से जुड़े लोगों के द्वारा अपनी चिंताओं को मेरे सामने रखा गया है, जिसे मैंने संज्ञान लिया है। बिहार में लंबे अंतराल के बाद सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का अवसर आया है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी हो जिसमें मेधावी अभ्यर्थी लंबे समय से अतिरिक्त शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे हैं, शिक्षकों तथा बिहार के छात्रों के हितों को संतुलित किया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों ये उन्होंने कहा, और इसके बाद कई सारी मांगे कर दी। कभी यूजीसी रेगुलेशन 2018 टेबल 3A को लागू करने की मांग की गई, ऐसे ही टोटल मिलाकर 6 मांग की गई दोस्तों। और ये पत्र लिखा गया है बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर। सम्राट चौधरी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान को लगता है कि वो छात्रों के इस मामले को उठाकर छात्रों के बीच में अपनी जगह बना लेंगे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि राज्य के अंदर क्या बीजेपी इनकी सुनेगी चिराग पासवान की। अब तक तो एक भी बयान नहीं सामने आया है, तो इससे पता चल रहा है कि बिहार के अंदर भी एक बड़ा आंदोलन होने की भनक है। उससे पहले बीजेपी और उसके सहयोगी लोग कुछ नाटक कर रहे हैं कि हम छात्रों के हित का मुद्दा उठा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि चिराग पासवान छात्रों के हित का मुद्दा नहीं उठा रहे, बल्कि जो बिहार में एक बड़ा आंदोलन होने की भनक लग रही है उसी से बचने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, जो ऐसे पत्र लिखने का एक बड़ा कारण है दोस्तों। लेकिन बिहार के अंदर जो छात्रों का आंदोलन है वो बड़ी बड़ी मांगों को लेकर है। और चिराग पासवान बेशक अपने आप को युवाओं का नेता बनने की कोशिश करे, लेकिन उनको जनता मानती नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान बीजेपी के साथ मिलकर गलबैया करते हुए चलते रहते हैं। यानी बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाते हैं दोस्तों। जनजी आंदोलन के दौरान भी चुप्पी साध कर बैठे हुए थे, अब अपने आप को युवा नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोई स्वीकार करेगा नहीं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने झारखंड के अंदर छात्रों और राज्य सरकार के बीच में बनी सहमति के बाद भूख हड़ताल खत्म किए जाने पर खुशी जताई दोस्तों। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने झारखंड के अंदर सरकार की बातचीत और समाधान निकालने पर हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार की जमकर तारीफ की दोस्तों। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना और समाधान निकाला। छात्रों ने अपना संयम रखा और अपनी बात मनवाई। यही तरीका होता है छात्रों से बातचीत करने का, और छात्र अगर सवाल पूछते हैं तो उनको जवाब मिलना चाहिए। हम देश के हर छात्र के साथ खड़े हैं। हम इस वसूली तंत्र को जड़ से बदल कर रहेंगे ताकि हर छात्र को उसकी मेहनत का पूरा फल मिले, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हक मिले। यानी कंपटीशन पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर होना चाहिए। पूरे देश में ये सिस्टम बदलेगा। अब ऐसी व्यवस्था बनेगी जिससे छात्रों को आगे बढ़ाएंगे, उन्हें पीछे नहीं खींचने दिया जाएगा। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट नरेंद्र मोदी के बयान से जुड़ी हुई है दोस्तों। जानकारी यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से यू टर्न लिया है। अब बिना कुछ कहे जातीय जनगणना के विचार को दफन कर दिया गया है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि यू टर्न के उस्ताद है प्रधानमंत्री, जाति जनगणना के विचार को किया दफन। जयराम रमेश ने सरकार पर निशाना साधा दोस्तों। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री इससे पहले जातीय जनगणना के विचार को शहरी नस्ल का विचार बता रहे थे। अब बीजेपी वालों ने पर पलटी मारी है, यू टर्न लिया है। तो नरेंद्र मोदी बताए कि आखिर ये पलटी उन्होंने क्यों मारी। क्या नरेंद्र मोदी यू टर्न के उस्ताद बन चुके हैं। 21 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में जातीय जनगणना की मांग को स्पष्ट रूप से खारिज किया था बीजेपी की सरकार ने। हलफनामे में पैरा संख्या 12D में कहा गया था कि 2011 की जनगणना से पहले जातियों का कोई रजिस्टर तैयार नहीं किया जाता था। यह बेहतर होता कि जातियों के रजिस्टर के चयन के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया गया होता। इससे लगातार भरोसेमंद आंकड़े उपलब्ध हो सकते थे। ऐसे में दोस्तों
दोस्तों जातीय जनगणना को लेकर जब सरकार से सवाल पूछा गया तो सरकार ने काफी ज्यादा आनाकानी करी दोस्तों, और 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना कराने की घोषणा की गई, यानी बीजेपी के लोगों ने पलटी मारी। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना के विचार को शहरी नक्सल यानी अर्बन नक्सल का विचार बताया था, और उसके बाद जब इन्होंने पलटी मारी तो अर्बन नक्सल विचारधारा को इन्होंने स्वीकार कर लिया। तो क्या माना जाए, क्या प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि दिमागी नक्सल है कुछ लोग, क्या उनका इशारा उस ओर है जहां पर जातीय जनगणना की मांग करने वाले लोगों को नरेंद्र मोदी दिमागी नक्सल बता रहे हैं और फिर उसी जातीय जनगणना को कराने के लिए तैयार भी हो गए? अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के बयान में, नरेंद्र मोदी के काम में विरोधाभास हर जगह देखने को मिलता है, यानी पैराडॉक्स है हर जगह पर, इसलिए पता चलता है कि नरेंद्र मोदी का खुद का विचार क्लियर ही नहीं है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि देश में गुजरात को छोड़कर कहीं भी डेवलपमेंट विकास नहीं हो रहा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब करी अगर किसी एक युवा वर्ग ने दोस्तों, तो जनजी युवा वर्ग ने। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय को हटाकर बीजेपी ने एक नया अपना आईटी सेल का हेड बनाया है, यानी दीपक महास्के को जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों। दीपक महास्के मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि हम जनजी की भाषा में बात करेंगे, यानी लोग सवाल पूछ रहे थे कि बीजेपी के नेता अमित मालवीय तो फिर भी 40 साल के थे, लेकिन अब तो बीजेपी ने जिसे अपना आईटी सेल का हेड बनाया है वो तो 50 साल से ऊपर का है दोस्तों। तो ऐसे में अगर जनजी ने बीजेपी की हालत खराब कर रखी है तो कॉमन सेंस यही कहता है कि कोई युवा व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन युवा को जिम्मेदारी देने की जगह दीपक मास्के को जिम्मेदारी दी गई है। इस मामले को लेकर दीपक मास्के का इंटरव्यू हुआ तो वो कहते हैं कि वो बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं उन भाषाओं का इस्तेमाल करूंगा जो भाषा जनजी के लोग समझते हैं, जनजी बच्चे समझते हैं। ऐसे में बीजेपी का टारगेट ये है कि वो जनजी समाज के बीच में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाए। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा और जनजी की भाषा में जमीन आसमान का अंतर है। जनजी बीजेपी को भाव देती नहीं है, क्योंकि जब से उन्होंने होश संभाला है तब से वो देख रहे हैं कि केवल बीजेपी की सरकार है, 12 साल से भाजपा की सरकार है और कोई दूसरी सरकार उन्होंने देखी भी नहीं है। तो उनको साफ तौर पर बीजेपी सरकार से एक तरीके से नफरत हो गई है दोस्तों, और चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सरकार बदले और नई सरकार आए, वो विकास करे देश के अंदर। और यही एक बड़ा कारण है कि भाजपा वाले बैकफुट पर है दोस्तों। इस पर आप लोगों की क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं कि आईटी सेल बीजेपी पूरी तरीके से पंगु हो चुका है और अब ये चेहरा बदल भी देंगे तो इससे कुछ खास असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की विचारधारा, नरेंद्र मोदी के जो फ्लॉप स्कीम है वो तो बदल जाएगी नहीं, और छात्रों को लेकर जो बेरोजगारी चारों तरफ फैली हुई है तो वो तो बदलेगी नहीं। तो घूम फिर कर आप देखेंगे कि ये बीजेपी वाले खुद अपने आप को बैकफुट पर धकेल रहे हैं दोस्तों। साथ साथ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय कहते हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट, चंपत राय, अनिल मिश्रा को क्लीन चिट। एनडीटीवी की खबर से ये पता चला है, कहने का मतलब दोस्तों जांच पड़ताल हो गया और दो जो सबसे बड़े चेहरे इसमें सामने आ रहे थे उनको क्लीन चिट दे दिया गया। इस पर पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट को चाहिए कि सरयू जी का जल लाकर चंपत राय और अनिल मिश्रा के पैर धुलवाए और फिर ट्रस्ट में इन लोगों को शामिल कर लिया जाए। जिस एसआईटी ने राम मंदिर कांड के स्टार विटनेस महिपाल सिंह को एक बार फिर तक बुलाया तक नहीं और राम मंदिर में 40% कमीशन की गवाही देने वाले इंजीनियर दीनानाथ वर्मा को पूछा तक नहीं, उससे और उम्मीद की ही क्या जा सकती है। प्रभु श्री राम भी हैरत में होंगे। उनका पेटेंट और कॉपीराइट लेकर चल रहे उनके अनुयायियों ने उनके दरबार में हुए महापाप को ऐसे रफा दफा किया है कि अयोध्या तो अयोध्या, लंका का चेहरा भी शर्म से लाल हो जाएगा। तो इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी इस तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय